चलो अब तो इसको जरा हम लोग सोल्व कर लें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ CONH3 हॉल 6 2+। बताइए आप, ऑप्शन नंबर बताइए, आप बनाए हैं तो। CONH3 हॉल 6 2+, ऑक्सीडेशन नंबर तो +2 नजर आ रहा है ना। x + 0 = +2, तो x = +2, इसका नाम हो गया हेक्साएमीन कोबाल्ट 2। आयन लगाना आपके ऊपर डिपेंड करता है, लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। हेक्साएमीन कोबाल्ट 2 आयन, क्या कौन सा सही है? डी नंबर, हेक्साएमीन, हाँ, कोबाल्ट 2 आयन। सोचो अच्छा एक अमोनिएक लिखा हुआ है, ठीक है, हमको लगा सी और डी में सिर्फ ए का डिफरेंस दे दिया। हाँ, सेकंड नंबर PTNH3 हॉल ट्वाइस Cl2। ए नंबर PTNH3 हॉल ट्वाइस Cl, अच्छा Cl2 बाहर है क्या? नहीं, अंदर ही है। तो बाबू दो एमीन है तो क्या हो गया? डाई एमीन, डाई क्लोराइडो प्लैटिनम। और ऑक्सीडेशन नंबर तो यहां भी 2 दिख रहा। x + 0 - 2 = 0, तो x = क्या आएगा? +2 आएगा, आएगा ना। बनाया सही सही। क्वेश्चन नंबर 3, NiCO4, इसको तो हमको बनाने की जरूरत भी नहीं लग रहा, ऐसे बोल के मिला लेते हैं। टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0, टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0, ऑप्शन नंबर सी, टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0, यस, ऑप्शन नंबर सी। ले जाओ यहां से। इसके बाद 4 नंबर में है, एक मिनट लो, लास्ट ये बचा हुआ तुम्हारे लिए, 4 नंबर का सी। वैसे जो हम बोले टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0 हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग बहुत बच्चा जो देख रहा होगा, हो सकता है उसको ये DPP ना मिला हो, तो यहां से देख लेगा ना टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0 हम क्यों बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास CuNH3 का हॉल 4 SO4 टेट्रा एमीन कॉपर 2 सल्फेट, है ना। टेट्राएमीन कॉपर 2 सल्फेट, 2 और सल्फेट में एक स्पेस रहेगा, यहाँ थोड़ा नजदीक नजदीक लिख दिया। कितना नंबर है? सी नंबर, ठीक है। इसके बाद आते हैं 5th नंबर में, PTNH3 हॉल ट्वाइस ClNO2, PTNH3 हॉल ट्वाइस ClNO2, PTNH कितना नंबर था? अच्छा 5 नंबर, PTNH3 हॉल ट्वाइस ClNO2, डाईएमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो, क्लोराइडो नाइट्राइटो प्लैटिनम, और x + 0 -1 -1 -2, तो x = क्या आ गया? +2, तो डाईएमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो प्लैटिनम 2, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा देखो, सी में n लगाया हुआ है, देखो एक बात समझना थोड़ा सा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? डाईएमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो n प्लैटिनम 2, यहां के बाद हम चेंज किए हैं नाइट्राइटो, उसके पहले सब कुछ कॉमन है, नाइट्राइटो n प्लैटिनम 2। सर ऐसा क्यों लिख सकते हैं? देखो जो नाइट्राइट है, ठीक है, NO2,
ये एक एम्बिडेंट लिगेंड है। एम्बिडेंट लिगेंड का मतलब होता है, अभी हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो वहां बेटर क्लियर कर पाएंगे। एम्बिडेंट लिगेंड का मतलब होता है जो अलग अलग लिंकेज से बॉन्ड बना सकता है, मतलब जिसका एक मॉलिक्यूल में से अलग अलग एटम सीएमए के साथ में बॉन्ड बना सकता है। NO2 में NO भी बॉन्ड बना सकता है, मतलब NO2 को कभी ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है, और NO2 में ONO भी लिखा जा सकता है, मतलब इसका नाइट्रोजन भी डोनर एटम हो सकता है, इसका ऑक्सीजन भी डोनर एटम हो सकता है। अगर कहीं नाम में N लगाया हुआ है, ये NO2 के कारण लगाया हुआ, अगर नाम में N लगाया हुआ मतलब कि प्लेटिनम का लिंकेज NO2 के N के साथ है, मतलब NO2 में डोनर एटम कौन सा है? N है। बट अगर हम इस NO2 को ONO लिखते हैं तो हम इस N की जगह क्या लिख सकते थे? O लिख सकते थे। बट सर अगर हम N या O कुछ भी ना लिखें, हम डायरेक्ट नाइट्राइटो जैसे आप लिखे वैसे लिखे तो 100% करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो बोलते हैं जब आप सब्जेक्टिव टाइप लिखने जा रहे हैं, खुद से लिख रहे हैं, तो आप वैसे ही लिख दीजिए। बट ऑब्जेक्टिव में आपको N या O लिखा हुआ मिल सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्यों लिखा हुआ है। समझे? क्लियर है ना? तो अगर ये NO2 डोनर एटम, सॉरी NO2 में डोनर एटम N है तो यहाँ N लिख सकते हैं, डोनर एटम O है तो यहाँ पर O लिख सकते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, FeCO5 लिखना पड़ेगा। पेंटा कार्बोनिल आयरन 0 है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, CO कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल आयरन, ऑक्सीडेशन नंबर 0। ठीक है, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, 7 नंबर। अच्छा 7 सब्जेक्टिव टाइप आ गया। NiNH3 होल 6 Cl2, NiNH3 होल 6 Cl2। हाँ, क्या हो गया? हेक्सा अमीन निकेल और 2 क्लोराइड, हेक्सामीन निकेल 2 क्लोराइड। ठीक है, हाँ। इसके बाद है, थोड़ा बड़ा है, 8 नंबर। NH3 का होल ट्वाइस Cl, NH2 CH3 Cl, डाइमीन क्लोराइडो मिथाइलमीन। मिथाइलमीन में आप सिंगल एम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। वो मिथाइलमीन कार्बन के साथ एमीन है ना, तो सिंगल एम चलेगा उसमें। डाइमीन क्लोराइडो मिथाइलमीन प्लैटिनम 2 क्लोराइड। 2 इसलिए बिकॉज एमीन भी न्यूट्रल है और मिथाइलमीन भी न्यूट्रल है, दोनों का दोनों तो न्यूट्रल ही है। तो हमको सिर्फ क्लोरीन के कारण ही ऑक्सीडेशन नंबर लेना है, -1 -1 -2। क्वेश्चन नंबर 9 में है तुम्हारा ट्रिस इथेन 1,2 डाइमीन। इथेन 1,2 डाइमीन इज एक्चुअली इथिलीन डाइमीन, पता है ना, बताए थे पीछे शायद। इथेन 1,2 डाइमीन हम लोग किसको लिख सकते हैं? इथिलीन डाइमीन को। ट्रिस इथिलीन डाइमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड। देखो हम डायरेक्ट नाम लिखते हैं, ट्रिस इथिलीन डाइमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड, दैट मीन्स की Cr हो गया। ठीक है, और क्रोमियम है, क्रोमेट वगैरह नहीं है, मतलब केटायन हमारा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और आगे कुछ एनायन है नहीं, तो वैसे भी केटायन कॉम्प्लेक्स है। Cr En3 ट्रिस इथिलीन डाइमीन। ऑलरेडी अगर इथेन 1,2 डाइमीन या इथिलीन डाइमीन कुछ भी लिखते हैं तो उसके नाम में डाई लगा हुआ है, तो जब ऑलरेडी डाई लगा हुआ है तो उसके आगे बीस, ट्रिस, टेट्राकीस वैसा लगाते हैं ना, तो हो गया ट्रिस इथिलीन डाइमीन। उसके बाद क्या है? क्रोमियम 3 क्लोराइड हो गया। ये Cl कितना होगा बताओ? 3, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 3 है
और इथिलीन डाइमीन न्यूट्रल होता है, तो हमको क्लोरीन 3 लेना होगा। 10 नंबर तो बाबू हेक्सामीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, क्या सिंपल है ना, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, हेक्सामीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ऐसा है, CO NH3 का होल 6, मतलब ये दिया हुआ है, ये लिखना था हम लोग को। तो हमको लगता है वैसे तो हम PDF भेज देंगे, बच्चा लोग जो एब्सेंट रहता है वो लोग देख लेता है, इसमें क्लियर कुछ आएगा नहीं, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं। हमको लगता है कि 10 आउट ऑफ 10 किसका किसका सही हुआ, होना चाहिए था, इसमें हुआ है ना, चलो अच्छा बात है। और कम से कम 8 या उससे ज्यादा, 8 9, 8 9 भी नहीं हुआ, अच्छा 10 हो गया था, ओ ठीक ठीक, तुम लोग का बाबू हुआ था ना, चलो ठीक है, आगे बढ़ा जाए। क्या कुछ पूछना है क्या किसी को? चलो बाबू, तो अब क्या है कि वो कंप्लीट हो गया हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब हमको लगता है कि IUPAC नॉमेनक्लेचर में कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और अगर फिर भी किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम होता है, आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपका रीजन है कि क्लास छूटा होगा तभी प्रॉब्लम होगा, अगर क्लास छूटा है और प्रॉब्लम हो रहा तो रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए, देख के प्रॉब्लम को दूर कीजिए। फिर भी प्रॉब्लम नहीं दूर होता है या क्लास नहीं छूटा है फिर भी प्रॉब्लम हो रहा, तो पूछिए, हम बताएंगे, और क्या, हम क्लास देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, दैट नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोमेरिज्म। हम लोग ऑर्गेनिक में भी नॉमेनक्लेचर के बाद आइसोमेरिज्म ही पढ़े थे, और इनऑर्गेनिक में भी नॉमेनक्लेचर के बाद हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। आइसोमेरिज्म होता क्या है ये तो आपको पता ही है। आइसोमेरिज्म टर्म अराइजेस फ्रॉम आइसोमर, ठीक है, और आइसोमर का मतलब क्या होता है बाबू, तो आइसो का मतलब होता है सेम, और मर का मतलब क्या होता है, यूनिट, सेम यूनिट। वैसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट उनका प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, उनको हम एक दूसरे का क्या बोलते हैं, आइसोमर। क्लियर है? ये डेफिनेशन हम लोग 11th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहां भी वही होगा। भले आइसोमेरिज्म हमको वहां ऑर्गेनिक का पढ़ना था, यहाँ इनऑर्गेनिक का पढ़ना है, बट आइसोमर का मीनिंग थोड़ी बदल जाएगा। क्लियर है ना? तो आइसो मतलब सेम होता है, मर मतलब यूनिट होता है, सेम यूनिट। कुछ हमारे पास वैसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एटम का, मॉलिक्यूल का कंपोजिशन सेम होता है बट उनका प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, कुछ कुछ चेंजिंग के कारण, कभी उनका स्ट्रक्चर के चेंजिंग के कारण, कभी उनके 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट मतलब ज्योमेट्री वगैरह के चेंजिंग के कारण, तो कुछ कुछ बदलाव आ जाता है, इस वजह से उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है, तो हम उनको एक दूसरे का आइसोमर बोलते हैं। अब कैसा चेंजिंग होगा, तो किस टाइप का आइसोमर होगा, ये हम लोग देखेंगे। यहां पर सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख दे थोड़ा सा। तो अगर हम डेफिनेशन लिखे तो हम वही लिखेंगे कि सच टाइप ऑफ या टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस having same
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वैसे कॉम्प्लेक्सेस जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर ऑफ each अदर। वैसे कॉम्प्लेक्सेस जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट उनका प्रॉपर्टी क्या होगा, डिफरेंट होगा, उनको एक दूसरे का बोला जाएगा आइसोमर। अब जैसे आपको याद होगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेरेंट चेन बदलता था तो चेन आइसोमर, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन या किसी चीज का पोजीशन बदलता था तो पोजिशनल आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप बदलता था तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ऐसा होता था ना। बट यहाँ तो वैसा कुछ है नहीं सर। तो यहाँ क्या बदलेगा, तो बहुत कुछ है जो बदल सकता है। उस बेसिस पर सबसे पहले हम देखो, आइसोमेरिज्म का अगर टाइप का बात किया जाए ना बाबू, तो इस दुनिया में आइसोमेरिज्म का दो ही टाइप है। कौन कौन सा सर? तो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में आप चाहे ऑर्गेनिक पढ़ें या इनऑर्गेनिक पढ़ें, हर जगह आपको फर्स्ट टाइप जो मिलेगा वो मिलेगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और सेकंड टाइप जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें आपको याद होगा ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल हम लोग देखते थे। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म का दो ही टाइप होता है। अब इसके अंदर जो टाइप होता है वो ऑर्गेनिक के लिए अलग होता है और इनऑर्गेनिक के लिए अलग होता है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, ठीक है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा। मतलब मॉलिक्यूल में किसी कॉम्प्लेक्स में एटम का या मॉलिक्यूल का जो कंपोजिशन है वो सेम रहेगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसमें एटम या मॉलिक्यूल का कंपोजिशन सेम है, लेकिन उनका कुछ स्ट्रक्चर अलग है, चाहे वो कुछ अरेंजमेंट अलग होने के कारण, या कुछ मॉलिक्यूल कहीं लिगेंड के जगह पर है और वही मॉलिक्यूल किसी में सिंपल एनायन के जगह पर है। समझ गए बात को ना। तो उस बेसिस पे यहाँ पर डिसाइड होता है, और हमारे पास ये टोटल 4 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा सर? तो 4 टाइप्स के आइसोमेरिज्म में हमारे पास सबसे फर्स्ट है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के बाद सेकंड है हमारे पास लिंकेज आइसोमेरिज्म। मेनली यही दो है जो मेन है, ठीक है। थोड़ा झुकने में प्रॉब्लम होगा, इधर लिखते हैं। थर्ड टाइप है हमारे पास हाइड्रेट, या फिर उसी को बोला जाता है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। वो नाम से ही क्लियर हो गया होगा क्योंकि वाटर वगैरह से रिलेटेड है। एंड द फोर्थ वन इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये दोनों सबसे आसान आइसोमेरिज्म होता है, इस वजह से काफी जल्दी क्लियर हो जाता है। आसान तो सब है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब यहां से जो बच्चे कभी आइसोमेरिज्म पढ़े भी नहीं होंगे उनको अब यहां से क्लियर होना स्टार्ट होगा कि एक्चुअल में आइसोमेरिज्म होता क्या है। हालांकि ऐसा तो इसमें से कोई नहीं होगा जो आइसोमेरिज्म पढ़ा ही नहीं होगा। 11th क्लास में इतना बड़ा लापरवाही तो कोई नहीं किया होगा कि 11th का ऑर्गेनिक नहीं पढ़ा होगा क्या। इसीलिए हम बोलते समय बोर्ड की तरफ देख रहे हैं कि इतना बड़ा लापरवाह तो कोई नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हमको भी पता है कि इस पूरे नालायक जनता में बहुत कोई वैसा बैठा हुआ है जो 11th क्लास को घोर लापरवाही से पढ़ा है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म देखो इसमें क्या होगा।
सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यहां तक का जो बात है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये तो इन चारों के लिए कॉमन होगा क्योंकि ये सब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। बट वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट क्यों होगा? तो यहां पर जो डिफरेंट होगा वो आयंस के कारण होगा। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्यू टू चेंज इन simple ions are called ionization या आयोनाइजेशनल भी बोलते कहीं, आइसोमेरिज्म। ओ, मोबाइल गिर गया, गजब। वैसे इधर पढ़ते समय मोबाइल गिर कैसे गया? मोबाइल तो कहीं शांति से रखा हो जाना चाहिए था। नहीं भाई, आजकल मोबाइल मतलब क्या बोला जाए उसको, मोबाइल गिरना मतलब हृदय का टुकड़ा। ठीक है, मोबाइल, आदमी हम देखते हैं इंसान गिर जाता है, मोबाइल नहीं गिरने देता है। ठीक है, हाँ, पैर हाथ टूट जाए, मोबाइल नहीं गिरना चाहिए, मोबाइल नहीं टूटना चाहिए। वैसे छोड़ो, हटाओ, आगे नहीं बोलेंगे। बोलोगे सर डायलॉग पे डायलॉग मारने लगे, एक बार मोबाइल गिर गया तो। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्यू टू चेंज इन आयंस। ठीक है, देखो जरा, लिखना बाद में, समझो, समझना जरूरी है। चेंज इन आयंस, आयन बदल जाएगा, सिंपल आयन बदल जाएगा। जैसा सर, जैसा देखो, मान लो कि हम एक ऐसा केस लिए CuNH3 Cl2Br, ठीक है, और हम एक ऐसा केस लिए CuNH3 BrCl2। क्या बदला इनमें? देखिए, साइड का कट गया, चेंज नहीं कटा। हाँ बोलो, क्या बदला इसमें? जब इसको हम एक्वस सॉल्यूशन में ब्रेक करवाएंगे, ठीक है, हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में ब्रेक करवाएंगे तो हमको जो आयन मिलेगा, क्या मिलेगा? Br माइनस, सिंपल आयन। बाकी ये पूरा के ऊपर क्या आएगा? प्लस। और जब इसको ब्रेक करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? Cl माइनस, और इस पूरे के ऊपर आ जाएगा 2 प्लस, क्योंकि 2 क्लोरीन है। समझे बात को? तो यहां सिंपल आयन मिला Br माइनस, और यहां सिंपल आयन क्या मिला? Cl माइनस। ब्रेक करा के दिखाने की जरूरत है क्या? क्या करेंगे देख के, समझ रहे हैं ना? ठीक है, हाँ, आपको ब्रेक करा के दिखाना भी नहीं, आपको देख के पहचानना है। तो यहां सिंपल आयन जो है वो Br माइनस है, और यहां सिंपल आयन क्या है? Cl माइनस। बट एटम का कंपोजिशन आप देख लीजिए, सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है। 1 कॉपर 2 एमीन्स 1 ब्रोमाइड 1 ब्रोमाइड 2 क्लोराइड 2 क्लोराइड। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर बदल गया। क्यों बदला सर? क्योंकि इनका आयंस बदल गया, सिंपल आयन बदल गया। समझे? सिंपल आयन ही है ना ये, सिंपल एनायन है। इधर होता है जो सिंपल केटायन होता है, केटायन इसमें चेंज नहीं होगा, बेसिकली एनायन होगा। क्योंकि केटायन को चेंज कैसे करेंगे? सिंपल केटायन को कभी आप अंदर जाते हुए देखे हैं? नहीं, एनायन ही लिगेंड की जगह पे आ सकता है बेसिकली। ठीक है, तो यहां पर जब आप इसको ब्रेक करवाएंगे ना, तो ये आपको गिव्स Br माइनस H सिंपल आयन, और ये आपको क्या देगा? Cl माइनस H सिंपल आयन। ठीक है, तो इसका आयन चेंज हो गया। आयन चेंज हो गया तो ये एक दूसरे का क्या हो गया? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो गया। जो चेंज करेगा वही उस आइसोमेरिज्म का टाइप होगा। समझ गए? क्लियर है? थोड़ा स्पेस रहता तो हम और कुछ लिख के दिखाते हैं, स्पेस तो है लेकिन हम अब ज्यादा नीचे तक लिख नहीं पाएंगे, तो आप इतना लिखिए, इसके बाद हम इसको कंटिन्यू रखते हैं। देखो बाबू, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के बाद नेक्स्ट जो होगा हम लोग का, सेकेंड वन इज लिंकेज आइसोमेरिज्म।
लिंकेज आइसोमेरिज्म। देखो एक पॉइंट तो यहां भी कॉमन है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो हम ना लिखें तो भी चलेगा, बट डिफरेंट structural formula due to change in linkage between CMA and ligand। CMA और ligand के बीच में लिंकेज बदल जाएगा। मतलब सर देखो ये मेनली कहां ऑब्जर्व होगा, ये मेनली कहां तुमको मिलेगा, तो इट इज मेनली ऑब्जर्व इन एम्बिडेंट लिगेंड्स। एम्बिडेंट लिगेंड्स, लिगेंड्स का टाइप होता है एम्बिडेंट लिगेंड्स। एम्बिडेंट लिगेंड्स का मतलब क्या होता है कि वैसा लिगेंड जिसके पास मोर देन वन डोनर एटम मौजूद है। लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कौन करता है, लिगेंड करता है। तो वैसा लिगेंड जिसके पास एक से ज्यादा डोनर एटम मौजूद है, बट मोर देन वन डोनर एटम्स आर अवेलेबल, बट एट अ टाइम, या छोड़ो टाइम को इंक्लूड क्यों करना है, but in a particular compound only one atom donates pair of electrons। जिसके पास डोनर एटम एक से ज्यादा अवेलेबल है, बट किसी पार्टिकुलर कंपाउंड में कोई एक ही एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, सारा का सारा नहीं कर रहा। कुछ देर पहले अभी NO2 का एग्जांपल लिखे थे ना, जहां पर हम लोग N लगाकर नॉमेनक्लेचर देखे थे, तो वहां डोनर एटम N था, और वही NO2 को अगर ONO लिख दिया गया तो डोनर एटम क्या हो गया, O हो गया। बट एट अ टाइम या फिर इन अ पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स कोई एक ही एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, या तो N कर रहा या तो O कर रहा। इसी तरह का 3 लिगेंड हम लोग और देखे हैं, वो भी एम्बिडेंट लिगेंड के कैटेगरी में आता है, साइनेट, थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट। ध्यान में है ना, CNS साइनेट, NCS आइसोथायोसाइनेट, SCN थायोसाइनेट। ठीक है, उसमें एक बार डोनर एटम S था, एक बार N था, एक बार C था। तो जब डोनर एटम चेंज होता है तो हम लोग उसको एम्बिडेंट लिगेंड बोलते हैं, बट किसी पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में कोई एक ही एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा होगा। क्लियर है, मतलब एम्बिडेंट लिगेंड्स का यहां पर हम एग्जांपल भी लिखते हैं आपके सामने, तो NO2 और NO2 के साथ साथ हम ऐसे लिख देते हैं, ध्यान में रहेगा, ONO, SCN, NCS एंड CNS। ठीक है, ये सब जो लिगेंड्स हैं, दिस लिगेंड्स आर एम्बिडेंट लिगेंड। जैसे सपोज इसका हम एग्जांपल यहां लिखते हैं लिंकेज का। आपके पास कुछ इस तरह का केस है, सपोज CO SCN का होल ट्वाइस Cl2 एंड Br। सपोज अब इसको ऐसे लिखते हैं, CO NCS का होल ट्वाइस Cl2 Br, या सपोज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, CO CNS टू द होल ट्वाइस Cl2 Br। यहां जो CMA का लिगेंड के साथ में लिंकेज है, वो CMA का सल्फर के साथ में लिंकेज है, यहां CMA का नाइट्रोजन के साथ में लिंकेज है, और यहां CMA का कार्बन के साथ में लिंकेज है। लिंकेज बदल रहा ना, ठीक है। इसमें जो लिंकेज है वो COS लिंकेज है, इसमें जो लिंकेज है वो CON लिंकेज है, और इसमें जो लिंकेज है वो COC लिंकेज है। तो तीनों में 3 तरह का लिंकेज है, बट जब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो इन तीनों का क्या होगा, सेम होगा, डेफिनेटली सेम होगा, सब कुछ तो सेम है। ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे के क्या हो गए, लिंकेज आइसोमेरिज्म। समझ गए बात को ना, ये तीनों एक दूसरे के हो गए लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्लियर है। हम कहीं एग्जांपल NO2 का भी ले सकते हैं, सपोज हम ऐसे ले लें,
हम ऐसे ले लें Pt NO2 हॉल ट्वाइस, बाहर कुछ भी ले लो, चलो ClBr, बार बार तो हम लोग ClBr ही लेते आ रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो ले ही लेते हैं। कौन सा इसका नाम लिखना है? PtONO हॉल ट्वाइस Br, ठीक है। यहां प्लेटिनम का लिंकेज NO2 के N के साथ में है और यहां प्लेटिनम का लिंकेज NO2 के O के साथ में है। लिंकेज बदल गया तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? ये दोनों एक दूसरे के हो गए लिंकेज आइसोमेरिज्म। समझ गए ना? मेनली देखो यही दो आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, एक लिंकेज और दूसरा आयोनाइजेशन। क्योंकि अभी सॉल्वेट या हाइड्रेट जो भी बोलते हैं उसको, और उसके बाद कोऑर्डिनेशन जो बताने वाले हैं वो तो तुमको देख के पहचान में आ जाएगा, अच्छा ये कोऑर्डिनेशन है और ये सॉल्वेट है, ठीक है, वो बड़ा आसान होता है। तो इसको लिखो थोड़ा सा, उसके बाद हम सॉल्वेट और हाइड्रेट एक साथ समझा देते हैं और सॉल्वेट और कोऑर्डिनेशन एक साथ समझा देते हैं। हो गया ना? थर्ड नंबर इज सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होगा? तो इसमें चेंज कर जाएगा, चेंज इन कंपोजिशन ऑफ H2O molecule between ligand and सिंपल आयन। जो H2O मॉलिक्यूल होगा उसका कंपोजिशन बदल जाएगा लिगेंड और सिंपल आयन के बीच में। मतलब देखो ये ऐसा मिल सकता है, जैसे सपोज कि तुमको ऐसे दिया गया FeCl4 H2O का होल ट्वाइस ऐसे Br, और तुमको साथ में दे दिया गया FeCl4 H2O Br और एक H2O चला गया कहां? बाहर। समझे? तो यहां पर दोनों का दोनों H2O कहां है? लिगेंड की जगह पर है, और यहां एक H2O लिगेंड की जगह पर और एक H2O कहां चला गया? बाहर चला गया। या सपोज तुमको ऐसे दे दिया गया FeCl4 Br डॉट 2H2O या H2O का होल ट्वाइस, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल का कंपोजिशन इनमें क्या हो गया? चेंज हो गया। कहां चेंज हुआ? तो बिटवीन लिगेंड एंड सिंपल आयन। तो इनको एक दूसरे का हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म बोला जाएगा। ये ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है, जैसे H2O मॉलिक्यूल नजर आता है बच्चे के दिमाग में आ जाता है, अच्छा अच्छा ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है। समझे? हाँ, H2O मॉलिक्यूल देख के पकड़ में आ जाता है, बट हाँ H2O मॉलिक्यूल का कंपोजिशन अलग होना चाहिए, इसमें कहीं कहीं इधर हो गया तो वो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हो गया। तो इसमें कोई दम नहीं है, अभी क्वेश्चन बनाएंगे तुरंत क्लियर हो जाएगा। फोर्थ नंबर है बाबू हमारे पास कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। चलो, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होगा? चेंज इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर इटसेल्फ। पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही बदल जाएगा। जैसे सर, ये तुमको मेनली वहां पर मिलेगा जहां कैटायन भी कॉम्प्लेक्स हो और एनायन भी कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है। जैसे जैसे मान लो तुमको ऐसे मिल गया Cu NH3 का होल ट्वाइस PtCl4, ठीक है। ये दो कंपाउंड नहीं, आपको ही पता है, कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है एनायन भी कॉम्प्लेक्स है।
अब सपोज इसका दूसरा हम लेते हैं CuCl4 PtNH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, या तो हम पूरा लिगेंड चेंज कर दें या फिर हम इसका CMA यहां और इसका CMA यहां रख दें। हम PT यहां रख दें और Cu को वहां रख दें। मतलब हम पूरा का पूरा स्फीयर ही बदल दिया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही बदल गया। ये PtCl4 था, ये PtNH3 हो गया। ये तुम्हारा CuNH3 था, ये CuCl4 हो गया। तो जब पूरा इंटायर वो क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही बदल जाएगा तो उसको बोला जाएगा एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसलिए नहीं पूछा जाता है कि तुम जैसे दो कंपाउंड देखोगे तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि वो क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। ठीक है, तो इसलिए नहीं पूछा जाता है। इतना आसान थोड़ी पूछा जाएगा। क्लियर है ना? वो देख के क्लियर हो जाएगा। जब दो कंपाउंड ऐसा मिलेगा तो देख के क्लियर हो जाएगा, या तो लिगेंड बदला होगा या CMA बदला होगा या एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो गया। समझ गए? तो ये थोड़ा इजी लेवल का होता है। देखो इसके नॉमेनक्लेचर में थोड़ा सा हम आ जाए। अभी हमसे पूछ रहा था निकेत, एक क्वेश्चन ऐसा ही था ना कुछ। ठीक है, देखो इसका नॉमेनक्लेचर कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता है, सिंपल कुछ भी नहीं है। कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है। समझ गए? कैटायन भी कॉम्प्लेक्स और एनायन भी कॉम्प्लेक्स है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो हमको नाम लिखना है, ये कॉम्प्लेक्स कैटायन होगा, ये कॉम्प्लेक्स एनायन होगा। तुम पहला काम करो कि इसका निकाल लो ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद जैसे CuNH3 का ऑल्ट वाइज PtCl4 x +0 लिखते हैं ऊपर में, या नीचे यहां बना के लिखते हैं CuNH3 टू दी होल ट्वाइस PtCl4 x +0 प्लस x, अरे प्लेटिनम के लिए x ही लेंगे ना, और 4 क्लोरीन का कितना -4 आएगा ना, 2x इक्वल टू -4। ठीक है, आएगा ना 2x इक्वल टू -4, 2x इक्वल टू सॉरी नॉट -4 +4, देन x इज इक्वल टू क्या आ गया +2। इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +2 मान लेंगे और इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +2 मान लेंगे। समझ गए? अब नाम लिख देंगे, क्या हो गया, डाई एमीन कॉपर और ऑक्सीडेशन नंबर 2। क्लियर हो रहा ना कैसे लिख रहे हैं, डाईअमीन कॉपर 2, और इसका भी नाम लिख देंगे, क्या हो गया, एक स्पेस देंगे और यहां से टेट्रा क्लोराइडो। कुछ कुछ बुक्स में क्लोराइडो को क्लोरो लिखा हुआ हम देखे हैं, बट वो 100% सही नहीं माना जाता है। बेस्ट नाम क्लोराइडो होता है, क्लोराइड आयोडाइड हम लोग यही लेके चलते हैं। समझे बात को? तो इसलिए आप वो भी लिखिएगा तो गलत नहीं होगा, लेकिन IUPSC हमको सजेस्ट क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो ऐसे ही करता है, और हम लोग IUPSC के साथ चलने वाले लोग हैं। तो टेट्रा क्लोराइडो, और इसका क्या हो जाएगा, PT है तो प्लेटिनम नहीं प्लेटिनेट, एनायन हो गया ना ये, प्लेटिनेट, इसमें 8 लगाना पड़ेगा ना तुमको, एनायन हो गया तो, और ऑक्सीडेशन नंबर इसका भी 2। कुछ टफ नहीं है, समझ गए ना? कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन दोनों को मिला के नाम लिख दिए, और क्या। ठीक है, हम तुम लोग को अभी जब इसका एक DPP देंगे तो उसमें इस तरह का हम क्वेश्चन और दे देंगे, बना लेना। बाकी लिखो, ये तो हो गया। और आइसोमेरिज्म का जो टाइप था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप, वो खत्म हो गया। मतलब अभी जो चल रहा था ना बाबू, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का सबसे इजी पार्ट चल रहा था। ठीक है, इससे इजी पार्ट इस पूरे चैप्टर में और कहीं नहीं है, ये सबसे आसान पार्ट था। नहीं, नॉमेनक्लेचर को भी हार्ड माना जाता है, बाद में आने वालों को भी हार्ड माना जाएगा, बट ये जो था ना, ये एक्चुअल में इजी था, और सही में तुमको भी इजी ही लगा होगा।